नमस्कार, मैं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य अकाउंटेंसी, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के एबीएसटी सेकेंड के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक के संबंध में चर्चा करेंगे। आज का इस विषय का टॉपिक है ऐसी मदें जो लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती, उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने है, लागत लेखों में केवल वस्तु के उत्पादन संबंधी व्ययों का ही लेखा किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में एक निश्चित अवधि से संबंधित समस्त आय और व्ययों के व्यवहारों की प्रविष्टि की जाती है या लेखा रखा जाता है। वित्तीय लेखांकन में समस्त आयगत और पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है, जबकि लागत लेखांकन में केवल वस्तु के उत्पादन से संबंधित ही व्ययों का लेखा किया जाता है। अतः कुछ ऐसी मदें हैं जो केवल वित्तीय लेखों में दर्ज की जाती हैं, उनका लागत लेखों में कहीं भी लेखांकन या उन्हें नहीं दर्ज किया जाता है। ऐसी मदों के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम, लाभों का नियोजन। इसके अंतर्गत ऐसी मदें आती हैं जिनसे कंपनी या संस्था के लाभ कम हो जाते हैं, जिन्हें लाभों का नियोजन कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के संचयों में या कोषों में स्थानांतरण या हस्तांतरण। नंबर 2, लाभांश, कर्मचारियों को दिए जाने वाला बोनस, इनकम टैक्स, ये सब मदें लाभों का नियोजन कहलाती है। इन मदों का लागत लेखांकन में कुछ भी नहीं किया जाता, इनका कहीं भी लेखांकन नहीं किया जाता, इन्हें कहीं भी दर्ज नहीं किया जाता। इसके बाद दूसरी प्रकार की वित्तीय मदें, जैसे ऋण पत्रों पर ब्याज, किसी संपत्ति को बेचने से लाभ या हानि, हस्तांतरण शुल्क, ट्रांसफर फीस, इन्वेस्टमेंट विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, बैंक इंटरेस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, दान, चंदा, जिनका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं हो, ये सभी वित्तीय मदें कहलाती हैं। इन्हें केवल वित्तीय लेखों में दर्ज किया जाता है, लागत लेखों में इन्हें कहीं भी दर्ज नहीं किया जाता। इसके बाद कुछ असामान्य मदें, जिसमें माल की चोरी एवं क्षति, असामान्य दूषित उत्पादन, असामान्य कार्यहीन समय, मशीनों का अत्यधिक ह्रास आदि आती है। इन 3 प्रकार की मदों का, जिसमें सर्वप्रथम लाभों का नियोजन, वित्तीय मदें और सी असामान्य मदें, इन सभी मदों को केवल वित्तीय लेखों में ही दर्ज किया जाता है। लागत लेखों में इनका कहीं भी लेखांकन नहीं किया जाता, क्योंकि इनका वस्तु के निर्माण या उत्पादन से कोई भी संबंध नहीं होता। लागत लेखों में केवल वस्तु के निर्माण या उत्पादन से संबंधित व्ययों का ही लेखा किया जाता है। अतः ये सभी मदें केवल वित्तीय लेखों में ही दर्ज की जाती हैं, लागत लेखों में इन्हें कहीं भी दर्ज नहीं किया जाता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लागत की रचना या लागत के अंग, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, लागत लेखांकन की दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों का जोड़ मूल लागत कहलाता है। पीसी, प्राइम कॉस्ट, या जिसे डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम, प्रत्यक्ष लागत भी कहा जा सकता है जिसे। प्राइम कॉस्ट में यदि हम कारखाना ऊपरी व्यय जोड़ दें, मूल लागत में यदि हम कारखाना ऊपरी व्यय, जिन्हें वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल से। तो यदि हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड जोड़ दें, तो उसके बाद जो आता है वो कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है।
और फैक्ट्री कॉस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 3, फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम कार्यालय ऊपरी व्यय ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें या प्रशासनिक ऊपरी व्यय जोड़ दें तो इसके बाद उत्पादन लागत या सकल लागत भी जिसे कहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमने माल उत्पादन किया है जिस माल का, उसकी कॉस्ट आ जाती है। अब इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की लागत, यानी जो माल हमने बेचा है उसकी लागत क्या है। तो ये 3rd नंबर पे हमें ऑफिस कॉस्ट जो प्राप्त हुई है। ऑफिस कॉस्ट में यदि हम निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक जोड़ दें, यदि हमारे पास पहले से निर्मित माल पड़ा है तो उसका ओपनिंग स्टॉक जोड़ दें और वर्ष के अंत में यदि निर्मित माल का अंतिम स्टॉक शेष रह जाता है या जो माल बिकने से रह जाता है, जिसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, वो घटा दें। ऑफिस कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफडी जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफडी मतलब निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक जोड़ना है और निर्मित माल का अंतिम स्टॉक घटाना है। तो जो हमें शेष राशि प्राप्त होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है, बिक्री की लागत। इट मीन्स जो माल हमने बेचा है उसकी लागत क्या है। इसके बाद आता है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। और यदि हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। विक्रय राशि में से यदि हम बिक्री की लागत घटा दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और इसके बाद नेट प्रॉफिट लास्ट है। और यदि हम विक्रय राशि में से कुल लागत घटा दें तो शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉस्ट शीट है, लागत की रचना जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके सामने है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। उसके बाद ऑफिस कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद टोटल कॉस्ट। और सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और सेल में से यदि हम टोटल कॉस्ट लेस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। बिक्री की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। यदि हम कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। इस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ये लागत की रचना या ये जो लागत के अंग कहलाते हैं। लागत के अंग मीन्स प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट, ये सब लागत के अंग कहलाते हैं। तो आज के इस ये हमारा टॉपिक पूरा होता है, जिसमें हमने 2 चीज़ें समझी। एक तो वो आइटम है जिनका लागत लेखों में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जिन्हें लागत लेखों में कहीं भी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन मदों का वस्तु के निर्माण या उत्पादन से कोई भी संबंध नहीं होता। इन्हें केवल वित्तीय लेखों में दर्ज किया जाता है। लागत लेखों में इनका कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इन्हें कहीं भी दर्ज नहीं किया जाता। इसमें सर्वप्रथम था लाभों का नियोजन, सेकंड वित्तीय मदे और कुछ असामान्य मदे। इसके बाद लागत की रचना या अंग में हमने समझा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल कॉस्ट। आज के ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। ओके, थैंक्स।